बाद दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर की। क्या 2024 एक नए अरब इजराइल युद्ध का गवाह बनने जा रहा है? क्या हमास के साथ मिलकर इराक, सूरिया और लेबनान जैसे देश इजराइल के खिलाफ 1948 की तरह जंग छेड़ने वाले हैं? आशंका के ऐसे बादल पश्चिम एशिया के ऊपर मंडराते दिख रहे हैं। इजराइल पर शनिवार को 7 अक्टूबर के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमले में कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। इजराइल के कई इलाके रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से दहल उठे। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले का आरोप लगा रहा है और बदले की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह हमले में भूमिका से इनकार कर रहा है और इजराइल को ही अटैक का जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन इस हमले के पीछे अब रूस और सीरिया का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जुलाई 2024 को इजराइल में जो हुआ वो एक बार फिर 7 अक्टूबर 2023 के हमले वाले जख्मों को खड़ा कर गया। इजराइल एक बार फिर नए हमले से दहल उठा। इजराइल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से बारूदी वर्षा हुई। इजराइल में एक बार फिर वही मौत की चीख पुकार और मातम वाले दृश्य दिखे। शनिवार के दिन पूरा इजराइल इस हमले के शोक में डूब गया, क्योंकि हमले में कई मासूम बच्चों की जान चली गई। ये हमला इजराइल के गोलान हाइट्स इलाके में हुआ। यहां के बज़ अल शम्स में फुटबॉल स्टेडियम पर रॉकेट गिरे और मासूमों को मौत की नींद सुला गए। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयभीत करने वाली हैं। फुटबॉल स्टेडियम में कई बच्चे खेल रहे थे, तभी रॉकेट और मिसाइल्स की बरसात होती है और देखते ही देखते फुटबॉल स्टेडियम मौत के ग्राउंड में तब्दील हो जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हमले में 12 बच्चों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं। अब सवाल यह है कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है? क्या हिजबुल्लाह ने इस अटैक को अंजाम दिया? और अगर हां, तो फिर वो अटैक की जिम्मेदारी लेने से इनकार क्यों कर रहा है? क्या उसको इजराइल से बदले का डर है? जानकारी के मुताबिक जो मिसाइल रॉकेट फुटबॉल स्टेडियम पर आकर गिरी वो दक्षिण लेबनान के शेबा इलाके से फायर किए गए। मिसाइल के साथ हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट, फिर 30 रॉकेट और फिर 10 रॉकेट का साल्वो फायर किया। इसके बाद 30 फलक बंद मिसाइल फायर की गई। इसकी रेंज 10 से 11 किलोमीटर है, लेकिन ये 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक लेकर जाती है। इजराइल के मुताबिक इसी मिसाइल से इस स्टेडियम में संघार हुआ। इजराइल पूरी तरह हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसने बदले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिकी दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा है और वो बदले की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हिजबुल्लाह से घर में घुसकर बदला लेने की तैयारी है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने हमले के लिए इजराइल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि आयरन डोम से फायर की गई मिसाइल मिसगाइडेड होकर स्टेडियम में जा गिरी और इसकी वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई।
हिजबुल्लाह के मुताबिक उसकी तरफ से किए गए रॉकेट अटैक को रोकने के लिए गोलन हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ का आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसमें 40 से 30 रॉकेट गिराए गए। 10 रॉकेट दुश्मन के खेमे पर गिरे। इसके बाद जो 30 रॉकेट फायर हुए, इसमें भी 25 से ज्यादा रॉकेट आयरन डोम से गिराए गए। इन दोनों फायर के बीच 25 मिनट का फासला था। इसके 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने फिर 10 मिसाइल फायर की और कत्यूशा रॉकेट से अटैक किया। इस अटैक को इंटरसेप्ट करने के लिए फायर की गई आयरन डोम की एक मिसाइल मिसगाइड हुई। मिसाइल को गोलन हाइट से फायर किया गया था। यह मिसाइल लेबनान बॉर्डर में दाखिल होने के बाद फिर इजराइल की तरफ मुड़ी और स्टेडियम में जाकर गिरी, जिससे तबाही हुई। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले के रॉकेट और बम चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस हमले की टाइमिंग ने बड़े खतरे के संकेत दिए हैं। यह खतरा 1948 की तरह अरब इजराइल युद्ध का है। कैसे इस हमले से अरब युद्ध के संकेत मिले हैं, इसे समझने के लिए पहले गोलन हाइट्स के इलाके के बारे में जानना जरूरी है, जिस पर हमला हुआ। दरअसल गोलन हाइट्स सीरिया की सीमा पर मौजूद एक पहाड़ी इलाका है। यह इजराइल, सीरिया और लेबनान का ट्राई जंक्शन पॉइंट है। कुछ दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ लेबनान के सबसे ईस्टर्न पॉइंट पर, यानी वो इलाका जो गोलान हाइट्स का इलाका। देखिए मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो, ये गोलान हाइट्स है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ से आप सीधे तौर पर ये जो इलाका है, ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, ये है ब्लू लाइन, यानी वो डिमार्केट ब्लू लाइन जो एक तरीके का डिसएंगेजमेंट लाइन कह सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया आप इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ही डिस्टिंग्विश करती है, फिर बांटती है साउथ लेबनान और इजराइल के एरिया को। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये है वो पोस्ट जिसे आप आईडीएफ की पोस्ट, इसे 471 कहते हैं। इसी के बाद आप पहाड़ी के इस इलाके में आएंगे तो सीक इसके नीचे है 472, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे इस इलाके को कहा जाता है 473 का इलाका, यानी ये वो इलाका है जहां पर लगातार अभी इस समय जो इजराइल की आईडीएफ फोर्सेस हैं वो यहाँ से फायर फाइट कर रही हैं, लगातार यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। मैं इस समय मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जहाँ मौजूद हूँ ये इलाका इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यानी गोलन हाइट्स 3 देशों के बीच लड़ाई का एपी सेंटर बना हुआ है। साल 1967 में हुए युद्ध के दौरान इजराइल ने गोलन हाइट्स के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1981 में गोलन हाइट्स को अपनी सीमा रेखा में मिलाने का ऐलान कर दिया, यानी मौजूदा समय में गोलन हाइट्स पर इजराइल का अवैध कब्जा है। यही गोलन हाइट्स अब नई अरब युद्ध का कारण बन सकता है, क्योंकि जब 27 जुलाई को गोलन हाइट्स में हमला हुआ, उससे 3 दिन पहले 24 मई को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। तो क्या इस मुलाकात का गोलन हाइट्स पर हुए हमले से कोई कनेक्शन है? क्या रूस, यूक्रेन और गाजा के युद्ध के बीच सीरिया अपना इलाका इजराइल से वापस लेना चाहता है? क्या गोलन हाइट्स पर दोबारा कब्जे के लिए पुतिन ने असद को उकसाया है? क्या सीरिया ने इजराइल लेबनान के बीच जारी टकराव का फायदा उठाते हुए अपनी साजिश को मुकम्मल करने की कोशिश की है? ये सवाल यूं ही नहीं है। इन आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल जिस तरह से गाजा में हजारों बेगुनाहों और बच्चों का खून बहा रहा है, उससे पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। इसके अलावा इजराइल की तरफ से अक्सर सीरिया में भी स्ट्राइक की जाती है। दूसरी तरफ इसके पीछे पुतिन का माइंड गेम भी हो सकता है, क्योंकि रूस से लेकर गाजा तक अमेरिका दोनों जगह उसके दुश्मनों की मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को जंग के एक नए मोर्चे पर फंसाने के लिए क्या पुतिन ने अरब युद्ध की साजिश रची है? यहां आपको 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बारे में बता देना जरूरी है। वर्ष 1947 में फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी गई, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
मई 1948 में इसराइल को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। स्वतंत्र इसराइल की घोषणा के बाद 5 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने फौरन इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, जिसे 1948 के अरब इसराइल युद्ध के रूप में जाना गया। अब एक बार फिर हालात कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल, हमास और लेबनान के बीच टकराव का फायदा उठाकर पुतिन सीरिया को भड़काना चाहते हैं। पुतिन का प्लान है कि सीरिया गोलन हाइट्स पर वापस कब्जे के लिए नया वॉर फ्रंट खोले। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल, हमास, सीरिया और लेबनान के साथ युद्ध में उलझ जाएगा, जिसके बाद हालात अरब इसराइल युद्ध जैसे ही होंगे और दुनिया 2024 में 1948 जैसे अरब इसराइल युद्ध की गवाह बन सकती है। इस खतरे की आशंका से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पश्चिम एशिया में युद्ध भीषण हो चला है, तो उधर रूस यूक्रेन जंग भी विनाशक रूप ले चुका है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन बारूद बरसा रहा है। मॉस्को तक बारूदी वर्षा हो रही है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की की फौज ने ऐसी तबाही मचाई कि क्रेमलिन हिल गया। इस बार यूक्रेन ने रूस की हवाई ताकत के चीथड़े उड़ा दिए। टारगेट सीधे रूसी एयरबेस और वहां खड़े फाइटर जेट को बनाया। कहा जा रहा है कि बीते 3 महीने के अंदर इस भीषण और सबसे बड़े हमले में रूस के कुछ एटमी बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचा है। एयरफील्ड के अलावा मॉस्को और समारा समेत 5 शहर भी टारगेट पर रहे। माना जा रहा है कि पुतिन इसका बदला लेकर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का इतिहास बताता है कि जब जब मॉस्को को ज़ेलेंस्की ने सीधी चुनौती दी, तब तब पुतिन ने यूक्रेन से प्रतिशोध लिया। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? यूक्रेन से जारी 2.5 साल के युद्ध में रूस के शहरों में ऐसी तबाही आपने कब देखी थी? रूस के शहरों को इस कदर जलते आपने कब देखा था? रूस के एयरबेस पर इस तरह का विध्वंस भी आपने शायद नहीं देखा होगा, जो बीते 24 घंटे के अंदर हुआ। रूस के नेवी डे की पूर्व संध्या यानी 27 जुलाई को यूक्रेन ने ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों से इतना बारूद बरसाया कि क्रेमलिन दहल गया। 24 घंटे में रूसी वायुसेना के 1 नहीं 3 एयरबेस की सूरत बिगड़ गई। 57 एयरक्राफ्ट जल गए, 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, 2 परमाणु बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेन का बारूदी बदला इतना भीषण होगा, इसका अंदाजा रूस को भी नहीं रहा होगा। अगर 48 घंटे की बात करें तो यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो विध्वंस मचाया, उससे पुतिन भी हैरान रह गए होंगे। 48 घंटे में 4 एयरफील्ड पर कोहराम मच चुका है। सारातोव, मरमंस्क, रयाजन और साकी एयरबेस पर बारूद बरस चुका है।
27 जुलाई की शाम कामिकाज़ी ड्रोन के जरिए ओलंका एयरबेस को टारगेट किया गया। ओलंका एयरबेस रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत खास है। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क प्रांत में ओलंका एयरबेस कोला खाड़ी के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना के ओलंका एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर एटमी सेंटर भी बना हुआ है। गौरतलब है कि ओलंका बेस रूसी नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहीं से वो रूसी डिफेंस बैरेंट्स सी से लेकर आर्कटिक रीजन तक की निगरानी करता है। ओलंका एयरबेस पर हमले के सैटेलाइट सबूत भी आ चुके हैं। हमले के वक्त ओलंका एयरबेस पर 52 एयरक्राफ्ट खड़े थे। हमले के बाद की पिक्चर में सिर्फ 10 जेट ही नजर आ रहे हैं। अब सवाल है, क्या यहां मौजूद 42 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गए? अगर ऐसा है तो ये माना जाएगा कि रूस को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के साथ एटमी बॉम्बर का भी नुकसान उठाना पड़ा है। सवाल यह है कि यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर दूर रूस के भीतर इस अति संवेदनशील नेवल बेस पर ड्रोन अटैक कैसे किया। कहा यह जा रहा है कि दरअसल यूक्रेन की सेना के इंटेलिजेंस यूनिट के एक एजेंट ने इसको अंजाम दिया जो मरमंस्क में तैनात है। ओलंका एयरबेस को हुए नुकसान को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक हमले से पहले की है, जब वहां कई बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बारूदी वर्षा के बाद की है, जिसमें गिनती के जेट दिख रहे हैं। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि रूस की वायु शक्ति को यूक्रेन ने किस तरह तहस नहस कर दिया। ओलंका के अलावा बीते 2 दिनों में यूक्रेन रूस के 3 और एयरफील्ड को निशाना बना चुका है। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम को ही यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से दूसरा हमला सारातोव एयरबेस पर किया, जिसमें 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर जल गए। यूक्रेन का तीसरा हमला 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रयाजान में हुआ। यहाँ Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-134 UBL और IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट रखे थे। इसके अलावा यहाँ एक एयरक्राफ्ट मरम्मत प्लांट भी है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुर्स्क में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क, बेलगोरोद, रोस्तोव, ब्रयांस्क और लिपेस्क में कम से कम 23 ड्रोन मार गिराए। दरअसल यूक्रेन रणनीति के तहत ड्रोन के जरिए ऑयल रिफाइनरी और एयरफील्ड को टारगेट करता है। ऐसा करके वो एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। रूस की ऑयल की ताकत को नुकसान पहुंचाने से मॉस्को की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, तो एयरबेस को ध्वस्त करने से उसकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ती है। पिछले कुछ महीने के आंकड़े देखें तो लंबी दूरी के हथियार मिलने के बाद यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन ने 21 जुलाई को Mi-28 और Ka-226 अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए। 24 जुलाई को फिर एक Mi-28 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी हमले का शिकार हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को समारा बेस पर Mi-28 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। यूक्रेन आर्म फोर्सेस के मुताबिक इस युद्ध में अब तक रूस को 326 हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ है। एयरफील्ड पर हुए इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, रूस के एक तबाह एयरबेस, रूस के एक तबाह मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में, इसका मतलब यूक्रेन के लोगों का जीवन बचाना है। योद्धाओं का धन्यवाद। इस हमले के बाद रूस ने पूर्वी इलाके में एटमी बॉम्बर को एक्टिव कर दिया है। साथ ही ब्लैक सी में भी रूस की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि रूस का प्रतिशोध प्लान क्या है। एयरबेस विध्वंस का बदला लेने के लिए रूस का ऑपरेशन कीव स्टार्ट हो चुका है। मॉस्को तक यूक्रेनी बारूद पहुंचने के बाद पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए हैं। पहला कीव की तबाही और उस पर रूसी झंडा या कठपुतली सरकार। दूसरा, यूक्रेन के ब्लैक सी के किनारे मौजूद सारे सैन्य बेस ध्वस्त कर उसे ब्लैक सी से काटना, ताकि क्रीमिया को सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने फुल स्पीड से हमले की रणनीति अपनाई है। साथ ही बेलारूस में 2 फ्रंट पर सेना लगाई गई है, एक यूक्रेन बॉर्डर और दूसरा पोलैंड की सीमा।
पुतिन की सेना अपनी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और उसने हमले भी जारी रखे हैं। यूक्रेन पर फैब और KH-38 मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर पर हमला बोला गया। पोल्तोवा में मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ठिकानों को टारगेट किया गया। रूस के ऑपरेशन कीव के काउंटर में ज़ेलेंस्की का प्लान भी तैयार है। घायल सैनिक ठीक होकर वॉर फ्रंट पर लौट रहे हैं। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री नतालिया कालमिकोवा ने दावा किया है कि 75% घायल यूक्रेनी सैनिक युद्ध में वापस लौट चुके हैं। पुनर्वास और पूरी तरह ठीक होने के बाद इन फौजियों को जंग के मैदान में उतारा गया है। यूक्रेन के 1,20,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हुए हैं और इनमें करीब 96,000 यूक्रेनी जवानों की वापसी की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध पहले से भी ज्यादा बारूदी और विध्वंसक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम होने का समय करीब आ गया है? क्या 885 दिनों से जारी भीषण जंग खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इन दोनों सवालों के जवाब अगले महीने की एक बेहद अहम मुलाकात से मिल सकते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने रूस की यात्रा करने के बाद अगले महीने यूक्रेन जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए तो क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह युद्ध का समय नहीं है। कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के करीब 45 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन में 24 फरवरी 2024 से जारी जंग में ज्यादातर देश बारूद झोंकने का ही काम कर रहे हैं। एक अकेला भारत है जो पूरी ईमानदारी से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में शिद्दत से जुटा है। ऐसे में इसी महीने 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 23 या 24 अगस्त को यूक्रेन भी जा सकते हैं। अभी खबर तो पक्की नहीं है, लेकिन सच्ची जरूर है, क्योंकि देश और विदेश के करीब करीब हर अखबार, न्यूज चैनल और वेबसाइट पर यह आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। ऐसे में अब वक्त ज़ेलेंस्की के न्योते को कबूल कर उस पर अमल करने का है। लिहाजा चर्चा जोरों पर है कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा करीब करीब पक्की है। बस इस पर दोनों तरफ से औपचारिक मोहर का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। इससे पहले 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूक्रेन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा के साथ साथ पोलैंड का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि रूस से जंग के बाद यूक्रेन जाने का इकलौता रास्ता पोलैंड ही है। अगर नरेंद्र मोदी पोलैंड जाते हैं तो ये भी 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस यूरोपीय देश की पहली यात्रा होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा पर है। जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो यकीनन रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम के उपायों पर बात होगी। इससे पहले इसी साल 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 की बैठक से इतर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में मुलाकात हुई थी। तो 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में भी G7 की मीटिंग के दौरान ही दोनों नेताओं में मुलाकात हुई थी। इन दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से युद्ध की पीड़ा साझा की थी। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है
ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। युद्ध विराम के लिए 2D का फॉर्मूला दे चुके हैं। 2D यानी डायलॉग मतलब बातचीत, और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी 8 से 9 जुलाई की रूस यात्रा के दौरान कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला हुआ। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने हमले का आरोप रूस पर लगाया, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया। क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस में थे, राष्ट्रपति पुतिन गले लगकर उनका स्वागत कर रहे थे, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति को पसंद नहीं आए। तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी खींच भी निकाली। उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। रूस और भारत सबसे पुराने और पक्के दोस्त हैं। ऐसे में तीसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को ही चुना। मोदी मॉस्को पहुंचे तो पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, गले मिले। इस पर ज़ेलेंस्की ने आपत्ति जताई तो नई दिल्ली में यूक्रेनी राजदूत को तलब कर उन्हें कूटनीति की मर्यादा भी सिखाई गई। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जंग में उनके समर्थक देशों ने भी देखा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने सदाबहार दोस्ती के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध में बच्चों की मौत को अफसोसजनक बताया। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति का भारतीय संदेश भी सुनाया। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस और यूक्रेन जंग पर जब दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की अनवरत आपूर्ति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस से कारोबारी रिश्तों की वजह से चीन समेत कुछ देशों ने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया है। तब वो भारत ही है जिसके प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। इसे व्लादिमीर पुतिन ने भी सिर आंखों पर लिया। युद्ध खत्म कराने और शांति बहाली में भारत की कोशिशों की तारीफ की। С вами знакомы давно, я знаю, что я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению. जब मोदी रूस पे थे तब अमेरिका भी बार बार भारत से रूस की पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर युद्ध खत्म कराने की गुहार लगा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने आदतन हनक दिखाने के फितूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाखुशी जताई, तो भारत ने भी उन्हें सामरिक और कूटनीतिक स्वायत्ता में दखल न देने की नसीहत दी। पश्चिमी देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत ही है जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पुतिन समेत पूरी दुनिया को बार बार ये बताया है कि ये समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है,
समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो यूक्रेन से लेकर गाजा तक युद्ध की आग को हवा देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ भारत है, जो युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। कोचिंग संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों की जान लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की जान गई तो सरकारी अमला ऊपर तक हिल उठा। लापरवाही के सिस्टम के खिलाफ रविवार को छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। रविवार को राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के कई वीडियोज सामने आए, जिसमें मौत का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हुआ है। राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसे हत्या कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि 3 युवा छात्र सिस्टम की लापरवाही के चलते समय से पहले मौत की नींद सो गए। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। इसे लेकर रविवार को कई छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार रात तकरीबन 7 बजे राव IAS स्टडी सर्कल में अचानक बारिश होने के बाद पानी बेसमेंट में भर गया। उस वक्त उस बेसमेंट के अंदर करीब 30 से 35 छात्र मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे। अचानक जब पानी बेसमेंट के शीशे तोड़ करके अंदर घुसा तो छात्र वहीं पर फंस गए। तकरीबन सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 3 छात्रों की जो डेड बॉडी है वो पानी के अंदर से निकाली गई है। मृतकों की पहचान श्रेया, तान्या और नवीन के तौर पर हुई है। लेकिन इसके अलावा ABVP के कार्यकर्ताओं ने MCD मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने शैली ओबरॉय की तस्वीर पर काली खपोत दी। यहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जो छात्र संगठन है वो इसके लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जल भराव एक बड़ी समस्या है और इसके कारण कभी किसी छात्र की करंट लगने से मौत हो जाती है तो कभी इतना बड़ा जल भराव का ही एक घटना होती है जिसमें कि 3 छात्रों की कल मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो शैली ओबरॉय के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। वो इस पूरे घटना पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेयर को रेजिग्नेशन तक करने के लिए मांग उठा रहे हैं। बहुत दुखद है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बच्चों की जो है वो जान चली गई। अब कल की घटनाक्रम को देखते हुए आज मैंने कमिश्नर MCD को चिट्ठी लिखी है जिसमें निर्देश दिए हैं मैंने कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो MCD की जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन सभी पर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको वॉयलेट कर रहे हैं, नॉर्म्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन हो। इस घटना पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। PWD, जल विभाग, फायर, ये सारी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत ही आते हैं। इससे पहले MCD के कोई गाइडलाइंस नहीं थे बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज के लिए। आज ही MCD जागी और मेयर साहिबा ने कुछ गाइडलाइंस के लिए अब इंक्वायरी के लिए बोला है। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो रही है। ये सारी चीजें ध्यान भटकाने के लिए है कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश रंजन राउस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर हादसे वाली रात हुआ क्या था। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त उस बेसमेंट में पहुंची है, राव IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में, जहां कल रात दर्दनाक हादसा हुआ और 3 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। ये वही बेसमेंट है जहां पर ये दर्दनाक घटना हुई थी। और देखिए 24 घंटे
का समय होने वाला है और अभी भी पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ से नहीं निकाला जा सका है। फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद से जहां पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली से रजनीश रंजन, पुनीत शर्मा और अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। राजेंद्र नगर मामले में एमसीडी ने एक्शन शुरू कर दिया है। कई कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट सील किए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट सील, ये बड़ी खबर आ रही है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में हम सवाल खड़े किए थे और खुद मेयर से इस मामले में पहले बात की थी, पूछा था कि जब इसमें जो बेसमेंट से हादसा हुआ है उसकी कमर्शियल इस्तेमाल की नहीं की तो कैसे हुआ, क्या कोई इसको एक्शन लिया जाएगा? तो उन्होंने तो ये तभी कहा था कि एक्शन लिया जा रहा है। और देखिए, उसी का परिणाम है कि 3 बेसमेंट वापस सील कर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा था। और एमसीडी का ये भी कहना है, मेयर का ये भी कहना है कि ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। ये तमाम इलाकों में जो बेसमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सील किया जाएगा। साथ ही साथ में क्योंकि नाली फटने की बात हुई थी तो वहाँ ये पाया गया कि जो कोचिंग के बाहर जो नाले हैं उनको काट दिया गया, रैंप बना दिया गया है। इसकी वजह से उनमें जो पानी का प्रवाह है प्रभावित हो रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि ये कार्रवाई अगर समय रहते पहले कर ली गई होती तो शायद हादसे से बचा जा सकता। बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, लेकिन कोई इसमें नंबर है कि कितने कोचिंग सेंटर हैं जिनके अवैध बेसमेंट है जिनको सील किया जा रहा है, और ये सील की कार्रवाई हो चुकी है या अभी चल रही है? देखिए, इन तीनों कोचिंग के जो कोचिंग है बेसमेंट को सील कर दिया गया है। 3 के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा कल हाउस है और हाउस के अंदर फैसला लिया जाएगा कि न्यूज को बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, न सिर्फ राजेंद्र नगर बल्कि तमाम इलाकों में जहाँ पर इस तरीके के बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर एक ड्राइव चलाकर उनको इस तरीके के जो संचालन से मुक्त कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, 3 कोचिंग सेंटर हैं जिनके अवैध बेसमेंट को सील किया गया है और कल इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई।